हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग स्टडी के सिलसिले को अपने कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग आज हिंदी में जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग देख रहे थे, उसी क्रम में हम लोग लास्ट स्टेज पे अपने पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक आध वीडियो और होंगे और फिर हम लोग समाप्ति की स्थिति में आ जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मानक भाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा कैसे बनती है। मानक भाषा, ठीक है, कोई भाषा मानक भाषा का स्थान कब ग्रहण करती है और मानक भाषा किसे कहा जाता है, इन तमाम सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा कि कोई भाषा जो है एक दिन की कोई उपज नहीं होती है, एक दिन में कोई भाषा बनती नहीं है। उसको बनने में वर्षों का समय लगता है, कई हज़ार वर्ष भी लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। और सैकड़ों वर्ष के बाद में जो है भाषा कोई बन पाती है। पहले वो बोली के रूप में आती है और बोली के बाद में भाषा बनती है, फिर भाषा आगे चल करके मानक भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और मानक भाषा कहते किसे हैं, तो मानक भाषा किसी भाषा का श्रेष्ठ जो रूप होता है, श्रेष्ठ स्थिति जो उसकी होती है, जो परिष्कृत होकर के भाषा, श्रेष्ठ भाषा या आदर्श भाषा जो होती है, उसे ही मानक भाषा के रूप में आप जानते हैं। यानी कि कोई भाषा, जब पहले कोई भाषा बनेगी तो वह बोली के रूप में रहेगी, फिर बोली एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित दायरे में बोली जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हिंदी भाषा में 5 इसकी उपभाषाएं थीं और 18 बोलियां थीं। तो क्या होता है कि पहले कोई लैंग्वेज जब बनती है तो वो बोली के रूप में रहती है, ठीक है। जैसा कि आपने अवधी के बारे में देखा था, ब्रज के बारे में देखा था, खड़ी बोली के बारे में देखा था। खड़ी बोली आप लोगों ने देखा था, भाषा बनी, उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको बताया है। अब इसको आप जा करके देख लीजिएगा तो उसमें आपको लगेगा कि पहले जो खड़ी बोली हुआ करती थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली के रूप में रहा करती थी, आगे के दौर में जब आती है तो ये पूरी बोली ना होकर के भाषा के रूप में आ जाती है, ठीक है। तो जब कोई भाषा बोली से एक छोटे से सीमित दायरे से, कुछ अंचलों से में ही सीमित रहती है तो बोली होती है, और जब वही किसी राष्ट्र या क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र में जब बोली जाती है तो वो भाषा बन जाती है। और वही जब भाषा जो है आगे चल कर के परिष्कृत हो करके उसकी जो त्रुटियां हैं, उसके मानकों, उसको एक सही मानकों के आधार पर जब उसका निर्धारण कर दिया जाता है, उसको ग्रामेटिकल तौर पर बहुत स्ट्रांग कर दिया जाता है, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से कर दिया जाता है, तो वह आपका मानक भाषा कहलाती है, ठीक है। मानक भाषा कब बनती है, कैसे बनती है, तो इसके बारे में जानते हैं। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र की साहित्यिक भाषा है ना, किसी राष्ट्र की, यानी कि किसी राष्ट्र की कोई लैंग्वेज होगी, जैसे हमारी जो अपनी है वो हिंदी लैंग्वेज हमारी रखी गई है राजभाषा के तौर पे। इसी तरह से कहीं की भाषा अलग अलग जगहों पे, जैसे लैटिन भाषा अक्सर आप लोग सुनते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी, मंदारिन भाषा है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, तमाम सारी लैंग्वेज आप देखते हैं। तो जो भाषाएँ अपने एकदम शुद्ध रूप में होती हैं, एकदम ग्रामेटिकल तौर पर जो शुद्ध रूप में आती हैं, वही मानक भाषाएँ कहलाती हैं। और मानक भाषा उस देश की जो राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है या नेशनल लैंग्वेज जो होती है, वो क्या होती है कि वहाँ के जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, वहाँ जो राजकीय कामकाज होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उसमें प्रयोग में लाई जाती है। जो पत्राचार का माध्यम होता है, जो संविधान बनता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, जो साहित्य है, जो विज्ञान है, ये तमाम सारी जो चीज़ें, विधाएँ होती हैं, उसी मानक भाषा में ही लिखी जाती हैं। तो मानक भाषा एक विकास क्रम है और मानक भाषा की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो इसकी अपनी कुछ कमियाँ भी हैं। तो मानक भाषा जब कोई बन जाती है तो उसमें फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, वो एक पराकाष्ठा होती है। और जब किसी लैंग्वेज की, किसी भाषा की पराकाष्ठा हो जाती है तो आप समझिए कि वो फिर और प्रखरता को प्राप्त नहीं कर पाती है। जितनी उसकी प्रखरता, जितनी उसकी उपलब्धि होनी होती है, वो वहीं पर सीमित होने लगती है। इसकी एक कमी होती है, लेकिन ये सीमा कमी के रूप में ना समझें। अगर आप इसको समझेंगे पॉजिटिव वे में, तो ये एक अपने शीर्ष, अपने उच्चतम गुणों को प्राप्त करने के बाद किसी भाषा को मानक भाषा का स्थान प्राप्त होता है, ठीक है।
अब इसके सोपान होते हैं, मैंने बताया 3 सोपान इसके होते हैं। पहला होता है कि कोई भाषा मानक भाषा कब बनती है। पहला पायदान इसका होता है कि जब वो भाषा के रूप में, एक बोली के रूप में रहे। द्वितीय पायदान के तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये इसका जो द्वितीय पायदान आपका बनता है, वो द्वितीय पायदान निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे तो भाषा के रूप में होगा, और तृतीय पायदान होगा मानक भाषा के रूप में। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जिनके तथ्यों के संदर्भ में हमको देखना है। आइए देखते हैं। प्रथम सोपान इसका होता है, यानी कि प्रथम चरण भी इसको कह सकते हैं। किसी भाषा के मानक भाषा बनने के चरणों में अगर हम बात करें तो 3 चरण होते हैं, चाहे इसको सोपान कहिए या इसको चरण कहिए। पहला सोपान जो होता है वो बोली के रूप में होगा। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप जो होगा एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, बोली के रूप में होता है, जिसमें स्थानीय, आंचलिक, क्षेत्रीय बोली के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। इसका शब्द भंडार एक सीमित होता है, ठीक है, इसका शब्द भंडार सीमित होता है। कोई निश्चित व्याकरण इसका नहीं होता है। कब? बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य, व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। ये बोली की एक अपनी प्रॉब्लम, एक समस्या होती है, ठीक है। और इससे जब आगे बढ़ता है तो द्वितीय फेज में जब कोई भाषा आती है तो द्वितीय सोपान कहेंगे, ठीक है। प्रथम सोपान यानी कि प्रथम चरण, या कहिए इसको द्वितीय सोपान, द्वितीय चरण जब बनती है, वही बोली जब परिवर्तित होने लगती है भाषा में, तो वो क्या होती है, वह बोली जब विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, राजनैतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, ठीक है। किन कारणों से? भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है। उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है, यानी कि रिटन फॉर्म में वो आने लगती है, लिखित रूप विकसित होने लगता है, और इसी कारण से वह व्याकरणिक ढांचे में ढलने लगती है। उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है। तब वह बोली न रह करके क्या बन जाती है, भाषा का रूप प्रदान कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, तो वो भाषा कहलाती है। और तृतीय चरण में यानी तृतीय सोपान में जब आएंगे तो मानक भाषा हो जाएगी। तृतीय सोपान या तृतीय चरण मानक भाषा। इसमें क्या होता है बच्चों, यह वह स्तर होता है जब भाषा अपने प्रयोगों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होने लगता है, वह आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसका परिनिष्ठ रूप होता है, उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी, कानूनी शब्दावली होती है। इसी स्थिति में पहुंचकर कोई भाषा मानक भाषा बन जाती है। जब कोई भाषा इस स्थिति, इन चीज़ों को अचीव कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, तो कौन सी भाषा बन जाती है, मानक भाषा बन जाती है। उसी को ही शुद्ध, उच्च स्तरीय या परिमार्जित आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि कोई कह सकता है शुद्ध भाषा भी उसे कह सकते हैं आप लोग, परिमार्जित भाषा भी कह सकते हैं, या उच्च स्तरीय भाषा के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका विकास क्रम कि कोई भाषा यानी कोई बोली कब भाषा बनती है और भाषा से कैसे मानक भाषा के रूप में वो परिवर्तित होती है। अब इसके कुछ मूल तत्व होते हैं, तो जिन मूल तत्वों के बारे में हम लोग देखेंगे वो कुछ किसी भाषा के जो मूल तत्व होते हैं, यानी मानक भाषा के कुछ मूल तत्व होंगे, उन तत्वों को मूल जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको मानक भाषा इन मूल तत्वों को, लगभग 6-7 मूल तत्व हैं, इनको समाहित किए हुए होगी। कोई भी भाषा अगर मानक भाषा होगी तो इन तत्वों को वो अपने अंदर समाहित किए हुए होगी। ऐसे कौन से तत्व होंगे? जैसे पहली चीज़ तो उस मानक भाषा की खासियत होगी ऐतिहासिकता, यानी कि उसका कोई हिस्ट्री होगा, यानी कि जब वो बोली रही होगी, बोली के बाद में भाषा बनी होगी, फिर मानक भाषा, यानी कि उसमें ऐतिहासिकता होनी चाहिए, यानी कि प्राचीन होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई बोली निकलती है और तुरंत भाषा बने और फिर वो मानक भाषा में परिवर्तित हो जाए। एक लंबे समय का परिणाम होता है, इस नाते उसकी ऐतिहासिकता भी होती है। स्वायत्ता होती है, यानी कि वो स्वतंत्र लैंग्वेज के रूप में अपने आप पर आत्मनिर्भर होती है, तो उसकी एक स्वायत्ता होती है। केंद्रोन्मुखता होती है, ठीक है, केंद्रोन्मुखता होती है, यानी कि वो अपने मूल की तरफ, अपने केंद्र की तरफ झुकाव होती है। बाकी सारी भाषाएं कहीं न कहीं उसी पर निर्भर होती हैं या उससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, यानी कि बहुसंख्यक लोग उस राष्ट्र के उसका प्रयोग करते हैं मानक भाषा। जैसे भारत की जो मानक भाषा वो हिंदी भाषा है। अब भारत में बहुत सारी भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं और बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में आपने देखा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को की गई है, तो वो कहीं न कहीं उसी के ऑफिशियल लैंग्वेज के आसपास ही लोग निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो बहुसंख्यक प्रयोगशीलता भी रहती है। उसके अलावा है
सर्वाधिक एक रूपता, यानी कि उसमें सर्वाधिक एक रूपता दिखाई देती है, मतलब सब में विविधताओं में एकता का सिंबल दिखाई देता है। इसकी एक और विशेषताएं भी आप देखें तो भारतीय जो लैंग्वेज है इसकी अपनी है कि जो इसके अक्षर होते हैं इसके ध्वनियाँ भी वही होती हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट सेम ध्वनियों के ही होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं। व्याकरणिक साम्यता, यानी कि व्याकरण के दृष्टिकोण से उसमें साम्यता दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये चीज़ होगी। और सहजता बोधगम्यता इसकी एक अलग विशेषता होती है। अलग विशेषता का मतलब है कि ये सहजता भी अपने अंदर लिए रहती है। कोई मानक भाषा बनती है तो अपने साथ सहजता लिए रहती है, बोधगम्यता अपने अंदर वो प्रचुर मात्रा में भरी रहती है। तो कोई भी भाषा जो होती है मानक भाषा इसी रूप में बन पाती है। बोली, फिर उसके बाद में वो आगे चल करके भाषा बनती है। भाषा फिर उसमें जो व्याकरणिक उसमें जो सुधार कर दिए जाते हैं, व्याकरणिक त्रुटियां उसकी समाप्त कर दी जाती हैं, फिर वो बन जाती है आपकी मानक भाषा के रूप में आती है। तो भारत की जो मानक भाषा है हिंदी भाषा है। अब हिंदी के विकास क्रम के बारे में इसके आगे स्टेप में हम लोग देखेंगे। हिंदी का इतिहास क्रम, इसमें विकास क्रम देखेंगे। तो हिंदी के विकास क्रम को लेकर के बहुत यूएनओ में उसको स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और अभी भी प्रयास हमारा जारी है। उसमें से हम लोगों की बैठकें हुआ करती हैं, जैसे हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी तिथियां कुछ मनाई जाती हैं। तो 10 जनवरी की जो तिथि है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। फिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में तो मनाते ही हैं हम लोग। ये तमाम सारे विषयों को लेकर के जितने विश्व में हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनकी जो है विशेष डिटेल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। मानक भाषा भी आपकी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पूर्ण रूप से समाप्त करने की स्थिति में पहुँच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, एक अच्छी पकड़ आपकी इस पर बन रही होगी। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार अपना साथ इस चैनल पर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।